आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा हमारा वीडियो लेट आ रहा है तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप तक देर में पहुंच पा रही है, लेकिन हमने आपको एक वादा किया था होली से पहले। उस वादे के तहत कहा था कि हम होली के बाद इतिहास को शुरू करेंगे। इससे पहले हम भारतीय राज्य व्यवस्था को शुरू कर रहे थे। इतिहास को शुरू करते समय ऐसा ना हो कि भारतीय राज्य व्यवस्था इतिहास बन जाए। आप उसको भी देखते रहें। वैसे भी हफ्ते में 1 या 2 दिन हम भारतीय राज्य व्यवस्था को क्वेश्चन कराते रहेंगे। साथ ही भारतीय राज्य व्यवस्था से आपका रिश्ता टूट ना जाए, आपके संबंध खराब ना हो भारतीय राज्य व्यवस्था से, इसलिए हम मैं हूं ना सीरीज के तहत भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन पुनः लेकर आएंगे और आपको लगातार भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में विभिन्न जानकारियां देते रहेंगे। आज हम आपकी हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इतिहास क्या होता है। इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास का अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए? इतिहास पढ़ना इतना जरूरी क्यों है? जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं और जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, इनको इतिहास इतना डीपली क्यों पढ़ाया जाता है? अतीत में हुई कोई भी घटना से वर्तमान में क्या फर्क पड़ता है? भाई, अकबर ने युद्ध जीता, इससे वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय बेरोजगारी पर क्या कोई फर्क पड़ा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी इतिहास पर इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है? इसका सीधा सा कारण है कि इतिहास को पढ़ने से हमें किसी राष्ट्र समाज को जानने का मौका मिलता है। हम यह समझ पाते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे। हमारा जो भारतीय समाज है वह कैसे डेवलप हुआ, अब आप यह बात समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में धर्म, भाषा, जातियां और अलग अलग संस्कृतियां इतना अधिक वैविध्य है। यह वैविध्य किसी ना किसी रूप में तो विकसित हुआ होगा। यह विकसित कैसे हुआ? इसके विकसित होने के पीछे कारण क्या थे और इसके विकसित होने पर और अतीत में मानव ने क्या गलतियां की। जैसे आप बहुत सारे युद्ध हुए, अब वो युद्ध क्यों हुए, उनमें क्या गलतियां की, और भारतीय समाज अब जो बंद कर वे। तो हमने बताया कि भारतीय समाज का कैसे विकास हुआ। अब भारतीय समाज के विकास में क्या है? जैसे खेती भारत में कब शुरू हुई, खेती के अलावा कताई, बुनाई, धातु कर्म समझते हो? धातुओं को बनाना कब सीखा? क्योंकि इतिहास में इस बात की बहुत महत्ता है कि भारतीयों ने इतिहास में लोहे का प्रयोग कब शुरू किया, पत्थर का प्रयोग कब शुरू किया, तांबे का प्रयोग कब शुरू किया, क्योंकि इनसे हथियार और अन्य वस्तुएं, व्यापार इन धातुओं के माध्यम से ही होता था। क्योंकि आज जैसी करेंसी तो थी नहीं वर्तमान, उस समय मुद्राओं से होता था। इसके अलावा उस समय की मुद्राओं पर उस समय के सांस्कृतिक आचार विचार छपे हुए होते थे, तो उनको समझने में आसानी मिलती है। इसके अलावा शहरी जीवन कब शुरू हुआ? आपने अगर नाम सुना हो हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता को कहते हैं कि ये शहरी सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक गांव की सभ्यता थी। दूसरा, शहरीकरण कब हुआ, शहरी विकास कैसे शुरू हुआ। इसके अलावा विज्ञान, साहित्य, स्थापत्य कला, विज्ञान को आप देखते होंगे, विज्ञान के बारे में आप लोग देखते होंगे, विज्ञान का कैसे शुरू हुआ। स्थापत्य में आप बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई गई, मंदिर बनाए गए, बौद्ध स्तूप बनाए गए। ये सब कब शुरू हुए? तो इन सभी के सामूहिक या सम्मिलित ज्ञान को क्या कहते हैं? हम इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इन्हीं पहलुओं का हम अध्ययन करते हैं। कभी कभी कुछ लोगों ने एक आक्षेप लगाया इतिहास के बारे में कि भाई हम इतिहास का अध्ययन क्यों करें, ये इतिहास का अध्ययन तो निरर्थक है। उन्होंने और एक बात और कही, उन्होंने कहा कि इतिहास को पढ़ने से क्या वर्तमान अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है?
क्या बेरोजगारी और गरीबी को दूर किया सकता है? क्या इतिहास को पढ़ने से हम जो आपसी बैर भाव है उसको कम कर सकते हैं, बढ़ जाता है? भाई अगर मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया इतिहास में, या किसी हिंदू ने, शासक ने मुसलमानों पर अत्याचार किया इतिहास में, तो वर्तमान में क्या उससे बैर भाव नहीं बढ़ेगा? वर्तमान समय में यदि आप देख रहे होगे तो ऐसी बातें आप न्यूज चैनलों पर, सोशल मीडिया पर देखते रहते हो। औरंगजेब एक विलेन बना हुआ है इसमें। औरंगजेब एक मुगल शासक था जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए, मंदिर तोड़े, तो इससे बैर भाव पनपता है। लेकिन ये सारी चीजें गलत हैं। ये सोच कि इतिहास ये सब निरर्थक बातें हमें सिखाता है। कारण क्या है? एक तो हमारा समाज कैसे विकसित हुआ उसकी सत्ता की जांच मिलती है हमें। केवल इतिहास तथ्य या घटनाएं नहीं है। इतिहास उस समाज को समझने, हमारी परंपराओं को समझने का भी एक तरीका है। जैसे आज हमारे हिंदू समाज में पीपल की पूजा होती है, और यह पीपल की पूजा हड़प्पा सभ्यता में होती थी, आज से 4000 साल पहले। जब आप ये बात सुनते हो कि 4000 साल पहले से हम पीपल की पूजा करते आ रहे हैं, तो एक गर्व महसूस होता है। जब अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया था तो क्या हुआ, लेखकों ने अपने गौरव इतिहास को निकाला, और उसके माध्यम से हमारे अंदर क्या बना, हीनता की भावना खत्म की। मतलब कि हम अंग्रेजों से कमजोर हैं, अंग्रेजों के सामने अज्ञानी हैं। उन्होंने बताया कि हम जितना ज्ञान है, हमारे पास जितना पूर्वजों ज्ञान था, ये अंग्रेज तो कुछ नहीं है। तो सिर्फ गर्व की भावना आई, राष्ट्रवाद की भावना आई। क्या आई? गर्व और राष्ट्रवाद की भावना आई। इसी गर्व और राष्ट्रवाद की भावना ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। इसके अलावा इतिहास में की गई गलतियां वर्तमान में ना हो, इतिहास में की गई गलतियां वर्तमान में ना हो, यह भी हमें इतिहास सिखाता है। भाई इतिहास में कौन कौन से ऐसे युद्ध हुए, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद कोई युद्ध नहीं हुआ। अगर हम द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं पढ़ें तो हम सीख ही नहीं पाएंगे उससे क्या क्या समस्या आई। आपको पता चले कितने बच्चे मारे गए, कितने बूढ़े मारे गए, कितने बच्चे यतीम हो गए, इतनी गरीबी आ गई कि लोग भूखों मर रहे थे। तो इससे क्या होगा, वर्तमान सरकारें, वर्तमान लोग युद्ध के प्रति थोड़ा नकारात्मक हो जाते हैं। इससे नफरतें कम होती हैं। यूरोप में आप देख भी सकते हो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप भले ही एक महाद्वीप हो, लेकिन एक देश की तरह सर्कुलेट होता है। वहां की सीमाओं में आराम से आवाजाही हो सकती है, भले अभी पाकिस्तान और भारत में ना होती है, क्योंकि इनका इतिहास स्वतंत्रता के बाद तो बहुत बड़ा नहीं है। अभी ये देश परिपक्व हो रहे हैं। वैसे हमारा देश बहुत प्राचीन है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद, लोकतंत्र आने के बाद, और भारत तो परिपक्व है। कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक अलग तरह की मानसिकता है, मुस्लिम हिंदू ये सब होने के मुस्लिमों के कारण बना, और मुस्लिम एक धर्म को अपनाने के कारण वो हो सकता है कि भारत का विरोध करता है। तो ये सब बातें तो हैं ही। तो इतिहास से, और जैसे अशोक थे, अशोक का नाम सुना होगा, उन्होंने 12वां शिलालेख लिखा, उसमें अहिंसा की बात की उन्होंने, शांति की बात की उन्होंने। अब देखो आज हम सत्यमेव जयते लिया, हमने इतिहास से लिया। आज हम अशोक चक्र को लेते हैं, इतिहास से ही लेते हैं। अब इससे क्या हमें प्रेरणा मिलती है? हमने अपने झंडे के रंग लिए हैं, वो भी इतिहास से ही लिए हैं, उनके कुछ ना कुछ मतलब भी निकाले हमने। फिर अशोक चक्र लिया, अशोक स्तंभ लिया हमने। ये सब किससे लिया? अगर हमने अपना इतिहास पढ़ा ही ना होता तो क्या हम ये ले पाते? जब हम चाणक्य का नाम लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लेते हैं, तो हमारा गर्व होता है हमें। अशोक का नाम लेते हैं तो क्या होता है? गर्व महसूस होता है। तो ये गर्व आया कैसे? इतिहास पढ़ने से आया। किससे आया? तो इतिहास पढ़ने से आया। तो ये अगर कोई कहे आपसे कि इतिहास पढ़ना व्यर्थ है, तो को बाबू पहले इतिहास पढ़ के देखो, तब बताना हो कि गर्व है या नहीं है। हमारी संस्कृति कितनी समृद्धशील है, हम यूरोप से कितने आगे थे। हमने आर्यभट्ट का नाम सुना, उन्होंने शून्य का आविष्कार किया। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। और हमने गुरुत्वाकर्षण का नियम अंग्रेजों से बहुत पहले ही ढूंढ लिया था। अंग्रेज नहीं, यूरोपी कह सकते हैं, अंग्रेज कहना गलत है। यूरोपियों से पहले हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम खोज लिए थे, लेकिन हमारे ज्ञान वो दब के रह गए। वो बाद में जब हमारे यहाँ आधुनिक शिक्षा आई तो हमने अपने ज्ञान को खोजने की कोशिश की। बहुत सारा ज्ञान तो ऐसा है जो हमें मिला ही नहीं। बहुत से शासकों ने जला दिया। किसी धर्म का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ शासक ऐसे थे जो मानसिकता में ऐसे थे कि वो दूसरे धर्म को देखना ही नहीं चाहते थे। उसी मानसिकता में ज्ञान जला दिया गया।
ज्ञान जलाना ही बेकार होता है, कभी ज्ञान को जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्ञान कितना भी विपरीत क्यों ना हो, कितना भी बेकार क्यों ना हो, वो ज्ञान है। इसलिए पुस्तकों को जलाना, पुस्तकों को फाड़ना, ये सब एक व्यर्थ और एक बेकार मानसिकता की निशानी है। तो अब आप अगर लिखना चाहें तो इतिहास को मैं एक लाइन में लिखा सकता। वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन ही क्या है? इतिहास है। कन्फ्यूशियस का नाम सुना आपने कभी? कन्फ्यूशियस आपने कभी चीन देश सुना होगा? चीन एक देश है, आप जानते होंगे, वैसे मैं हैसियत कर रहा हूँ। चीन देश में जो धर्म चलता है, आपने सुना होगा बौद्ध धर्म चलता है, बौद्ध धर्म चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल बौद्ध धर्म नहीं है, वहाँ का एक मूल धर्म भी है, उसे बोलते हैं कन्फ्यूशियस धर्म। एक कन्फ्यूशियस नामक व्यक्ति हुए जिन्होंने इस धर्म को चलाया था। तो उनका एक वाक्य है कि अगर भविष्य का निर्माण करना है, निर्धारण करना है, तो हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। उन्होंने क्या, भविष्य का निर्माण करना है तो इतिहास पढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति और हुए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो इतिहास है वो वास्तव में क्रांतियों का इतिहास क्या है? क्रांतियां इतिहास का इंजन है भाई। जैसे आपने सुनी होगी रक्तहीन क्रांति हुई, कहाँ पर? इंग्लैंड में। और उसके माध्यम से मौलिक अधिकार हमें लोग, जनता को मिलना शुरू हुए। मैंने मौलिक अधिकार के विकास में सिखाई थी बात। तो भारत में भी क्रांति हुई, इससे हमें क्या मिले? फ्रांस की क्रांति आपने पढ़ी होगी, रूस की क्रांति आपने पढ़ी होगी। तो क्रांतियां क्या है? इतिहास का इंजन है। क्या है? इतिहास का इंजन है। और एक हुए डेरी का नाम व्यक्ति, सी डेरी। उन्होंने कहा कि इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास क्या है? स्वयं को दोहराता है। इतिहास क्या है? स्वयं को दोहराता है। आप जो घटनाएं बहुत पहले हो चुकी हैं वही घटनाएं भविष्य में भी होंगी और लगातार ये चक्र चलता रहेगा। इतिहास स्वयं को दोहराता है। एक आपने सुना होगा मैकियावेली। मैकियावेली, भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त को कहते हैं। गुड। चाणक्य को मैं लिखाया था। तो मैकियावेली ने कहा कि जो लोग भविष्य को देखने की इच्छा रखते हैं, उन्होंने कहा मैकियावेली, जो लोग भविष्य को देखने की इच्छा रखते हैं वो क्या है? इतिहास से सीखते हैं। भविष्य में क्या होगा? वर्तमान में रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इसके परिणाम क्या होंगे? अगर आपको सीखना है तो आप, रूस ने जब अफगानिस्तान में ऐसा ही कुछ किया, उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान के माध्यम से आया। अमेरिका अफगानिस्तान में कभी सीधा नहीं आया। ये 1990 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। आपकी जो उम्र है, जो आपने देखा होगा तालिबान के समय देखा होगा, तब तालिबान नहीं था। तो जब 1990 से पहले सोवियत संघ बोलते थे रूस को, अफगानिस्तान एंटर करता है जिससे कि अमेरिका के प्रभाव को कम कर सके। तो अमेरिका क्या करता है? पाकिस्तान के माध्यम से मुजाहिदीनों का निर्माण करता है और वो लगातार रूस को हराने का प्रयास करता है। रूस लगातार युद्ध में उलझा रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और आर्थिक स्थिति खराब होने से क्या होता है? रूस वहाँ से सब अपने हथियार वथियार छोड़कर वहाँ चला जाता है और उसकी क्या कुल मिलाकर कह सकते हैं हार ही हो जाती है। और सोवियत संघ का उसके बाद विघटन हो जाता है और उससे अलग अलग देश बन जाते हैं, जिसमें से एक देश यूक्रेन भी है। आज भी हम देखें तो रूस और यूक्रेन के मध्य ऐसा ही हो रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, रूस ने यूक्रेन पर क्या किया? हमला किया। और अब क्या है? रूस के पीछे क्या है? अन्य देश हैं जो उसकी हेल्प कर रहे हैं, लगातार उसको मदद भेज रहे हैं, हथियार भेज रहे हैं। और रूस जिस देश को 24-48 मैं करूँ 72 घंटे में हरा सकता था, उसको 1 साल होने वाली है, उसको हरा नहीं पाया। ऐसा ही क्या हुआ? और रूस अफगानिस्तान में फंस गया था, वहां भी उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई। तो ऐसा हो सकता है कि भविष्य में भी ऐसा ही हो कि रूस की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए और रूस स्वयं ही युद्ध बंद कर दे। हार तो नहीं मानेगा अपनी, हारेगा तो नहीं, लेकिन हार तो नहीं होगी वो, लेकिन रूस युद्ध बंद कर दे, अपने संधि कर ले कि चलो भाई कोई बात नहीं है, अब हम युद्ध नहीं करते हैं, दुख विराम की घोषणा करते हैं। ऐसा हो सकता ही हो सकता है। अब ये कैसे विश्लेषण होगा इसका? जब हमने अफगानिस्तान का इतिहास पढ़ा हो, सोवियत संघ का इतिहास पढ़ा हो हमने, तभी समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब कैसे हो सकते हैं। तो मैकियावेली ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, सही भी कहा। अब है क्या, भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा चेंज आ जाता मामले में कि भारतीय इतिहास के अगर विवरण देखें तो भारतीय लोग इतिहास लिखने की बहुत रुचि नहीं थी उनमें।
जैसे हमें यूरोप में मिलते हैं हेरोडोटस से यूरान के, आपने सुना होगा। लेवी नाम एक व्यक्ति था, वो था रोम का। ऐसे अन्य इतिहासकार हुए जिन्होंने यूरोप का इतिहास लिखा। ऐसे अरब में हुए इतिहासकार। भारत में ऐसे इतिहासकार नहीं मिलते हैं कि इन्होंने इतिहास के रूप में कोई चीज लिखी हो। जैसे महाभारत हमारी एक इतिहास तो है, क्या वो ऐतिहासिक किताब है? लेकिन रामायण इतिहास तो है, क्या वो ऐतिहासिक किताब है? लेकिन वो ऐतिहासिक किताब नहीं है। तो तथ्यों, आजकल आधुनिक काल में क्या है कि तथ्य और घटनाओं को लेकर इतिहास लिखा जाता है, तथ्य और घटनाएं बताई जाती हैं। तो जो यूरोपीय थे, जो हमारे पर राज्य कर रहे थे, विशेषकर अंग्रेज, तो उन्हें क्या था, अपना साम्राज्य विकसित करना था। तो उन्होंने कहा कि एक थ्योरी दी कि जो श्वेत जाति है वो अश्वेतों को सभ्य बनाने आई है और ये ईश्वर ने हमें दायित्व दिया है। और इस माध्यम से वो ये कहना चाहते थे कि जो, अब एक बात सोचो, अगर ये कोई कह रहा है और कहे कि प्राचीन में तुम बहुत महान थे, तो फिर आदमी मानेगा नहीं, जो जटल जुट्टा होता नहीं होता ऐसा। लेकिन ऐसा ना हो तो उन्होंने क्या कहा कि प्राचीन भारतीय जो लोग थे उन्हें इतिहास लिखने की अकल ही नहीं थी। भारतीयों का मूड खराब। लेकिन ये तो सब बनाई गई कहानी, साम्राज्यवादी सोच है। जो वो क्योंकि राज्य कर रहे थे तो कुछ ही बक रहे थे, कुछ भी लिख रहे थे, जिससे कुछ भारतीयों को, कुछ बुद्धिजीवी भारतीयों को जो शकल से कैसे हो भारतीय हो, अकल से कैसे हो अंग्रेज हों, ऐसे लोगों को अपनी तरफ करके अपने शासन को स्थायित्व प्रदान कर सकें, इसलिए ऐसा कर रहे थे वो। लेकिन जो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहासकार थे उनका दृष्टिकोण थोड़ा सा अलग था। उनका दृष्टिकोण कैसा था? उनका दृष्टिकोण था कि इतिहास तो लिखें, घटनाओं का वर्णन करें, लेकिन इतिहास में ये भी लिखें कि जनता इससे सीख क्या सकती है। तो महाभारत हो, इतिहास है, लेकिन सीखने को मिलता है कि हम आज इससे क्या सीख सकते हैं। रामायण से हम क्या सीख सकते हैं? वेद इतिहास नहीं है क्या? बौद्ध ग्रंथ लिखे वो इतिहास नहीं है क्या? इतिहास तो है, लेकिन इतिहास पर जोर कम होकर उस बात पर जोर था कि इतिहास लिखते समय हम सीख क्या सकते हैं। महाभारत में इतिहास की परिभाषा भी दी गई। धर्म, कर्म, जाति, इन सब का इस तरह से, घटनाओं का वर्णन इस तरह से करें कि इतिहास से लोगों को कुछ सीखना मिले, तो कुछ सीखना मिले, और जो सीखे वही इतिहास है। तो जब हम सोच ही ऐसी रखते थे हमारे प्राचीन भारतीय लोग, तो कैसे हेरोडोटस और लेवी जैसे वर्णन कर सकते थे? वो हमेशा ऐसा वर्णन करते रहे जिससे क्या हो कि लोगों को अधिक से अधिक सीखने को मिले। अब कुछ विदेशी यात्री भी आए हमारे यहाँ, जैसे आपने एक नाम सुना होगा, चीनी यात्री थे फाहियान, और कौन थे, हुएनसांग। मैंने आपको पहले नाम भी बताए हैं, हुएनसांग और फाहियान। ये इन्होंने भारत के बारे में विवरण दिया। अब ये भारतीयों को शिक्षा नहीं दे सकते थे, ये तो केवल भारत का विवरण कर सकते, क्योंकि इन्हें किताब कहाँ छपनी थी? चीन में। अब चीन में छपनी थी तो वहाँ यहाँ का समाज वहाँ शिक्षा क्या देगा, और चीनी भाषा में। तो क्या था, वो केवल ये बताना चाहते कि भारत में क्या क्या होता है। तो उनके जो विवरण है वो हमारे बहुत काम के हैं। ऐसे ही अरब यात्री आए कुछ, और चीनी यात्री से पहले यूनान के यात्री आए, सिकंदर के संग आए थे कुछ लेखक, बाद में भी लेखक आते रहे। आपने एक नाम भी सुना होगा, मैगस्थनीज का, प्लूटो का, सुना है? इन लेखकों ने भारत के बारे में विवरण दिया है। हेरोडोटस का नाम सुना होगा, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। अरबी यात्री है, इसमें सुलेमान बहुत महत्वपूर्ण था, अल मसूदी था, अल बरूनी था, मैकियावेली उसके थे, ये सब, मार्को पोलो था। ये सब क्या था, भारत का विवरण कर रहे हैं, भारत में यात्रा कर रहे हैं, और भारत की संस्कृति, भाषा, लोग कैसे रहते हैं, राजा कैसे रहता है, यहाँ पे क्या क्या परंपराएं, इनके बारे में लगातार बता रहे हैं, लगातार समझा रहे हैं। तो इनकी यात्रा के माध्यम से, इनके जो विवरण मिले, इनके माध्यम से भारतीय इतिहास को लिखने में हमें आसानी भी होती है। अब जो आधुनिक दृष्टिकोण है लेखकों का, वो थोड़ा सा अलग है। वो क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अधिक है। वो जो तथ्य होते हैं, घटनाएं होती हैं, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। क्या करता है वो? वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से वो उन चीजों को देखता है कि भाई कि जो हम वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं, इसके माध्यम से क्या क्या इतिहास में हो सकता है, और जो विज्ञान द्वारा साबित हो जाए। चाहे वो स्मारक मिलें, मंदिर मिलें, सिक्के मिलें, प्रमाण किससे मिलेंगे? किताबें मिलें, इनसे सबसे प्रमाण मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इनसे
प्रमाण मिलेंगे, इन प्रमाणों के आधार पर अब वर्तमान में इतिहास लिखा जाता है, ना कि शिक्षा देने के लिए। इसलिए चाहे वो गलत बात हो चाहे सही बात हो, शिवाजी अगर हारे थे औरंगजेब से, उन्होंने संधि की थी, शिवाजी को कैद में किया गया था, हम शिवाजी प्रति कितना भी श्रद्धा रखते हो, लेकिन हमें ये बात बतानी पड़ेगी शिवाजी को कैद में रखा गया था। सही बात है कि नहीं? महाराणा प्रताप अकबर से हारे थे तो बताना पड़ेगा। महाराणा प्रताप के बाद जो उनके वंशज हुए उन्होंने अकबर संधि की थी, बताना पड़ेगा। चाहे महाराणा प्रताप कितने फैन क्यों ना हो, कितना भी गर्व क्यों ना करते हो, लेकिन इतिहास को, इतिहास A to Z जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करते हैं आजकल इतिहासकार। बस ये है कि उस समय क्या क्या समाज में था, जाति प्रथा था नहीं था। जैसे इतिहास में एक बात कही है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इनका जो काल है स्वर्ण काल था। तो इतिहासकार, आज के इतिहासकार इसका विश्लेषण करते हैं, कहते हैं कि स्वर्ण काल तो था लेकिन संस्कृति के मामले में, लेकिन सामाजिक रूप से स्वर्ण काल नहीं था, क्योंकि वैश्यावृत्ति हो रही थी, जाति प्रथा थी, नीची जातियों को इतना अधिकार नहीं था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये है कि भाई स्वर्ण काल है लेकिन सांस्कृतिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, क्योंकि आर्यभट्ट उसी समय हो रहे हैं, विक्रमादित्य के समय बहुत सारे नवरत्न हो रहे हैं उनके में, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज हो रही है उनके में, बहुत सारी कलाओं का विकास हो रहा है उनके में, बात समझ में आ गया, बहुत सारी भाषाओं का विकास हो रहा है। लेकिन सामाजिक रूप से कह सकते हैं कि उतना अच्छा काल नहीं रहा, क्योंकि जाति प्रथा थी, स्त्रियों को उतना अधिकार नहीं था, दास प्रथा थी, बात समझ में आ गया। तो कह सकते हैं कि भाई इतिहास अभी जो हुआ, अब मुझे नहीं कह सकते कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय हिंदुओं के बहुत महान राजा थे तो हम सब कुछ सही लिख दें। हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें उनका विश्लेषण करना पड़ेगा बिना उनके पक्ष में आए हुए। भाई इतिहासकार वो है जो किसी का पक्ष ना ले, वो बीच में खड़ा रहे। अब देखिए कि इनमें से कौन, इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, अब दोनों की नीतियां क्या क्या थी, बुराइयां हैं तो बुराइयां लिखे, अच्छाइयां तो अच्छाइयां लिखे। अब तो देखो, अगर किसी देश के इतिहास को पढ़ना है, तो अगर इतिहास को पढ़ना है तो हमें उस देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए। तो हम देखते हैं भौगोलिक, भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है और भारतीय भौगोलिक स्थिति का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अब हम भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि को थोड़ा सा सरसरी नजर से देखते हैं, जिससे आप जब इतिहास पढ़ें तो ये समझ पाएं कि भारत कहाँ से कहाँ तक है। अगर हम भारत के मैप को देखें तो भारत के मैप में आपको ये बात समझ में आती होगी कि उत्तर में क्या है, हिमालय, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं हम भारतवर्ष। इसके कई नाम हैं, जैसे जो भारत नाम रखा गया, कहा जाता है एक भरत कबीला था, भरत कबीले के नाम पर इसका भारतवर्ष नाम रखा गया। और एक और मान्यता है जो जैन ग्रंथों में है, जैनों के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव। कौन थे? उनके पुत्र का नाम था भरत। उनके पुत्र का नाम क्या था? भरत। उसके नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया, उसके नाम पर भारत रखा गया। अब इसके अलावा जब मध्यकाल में, उसके प्राचीन काल में जो यूनानी यहां आते हैं, यूनानी यहां आते हैं तो यहां पे एक नदी बहती है। क्या बहती है? नदी, जिसे सिंध है। वो इस नदी को सिंध नहीं बोलते थे, इंड बोलते थे। क्या बोलते थे? इंड। इसलिए वो इस क्षेत्र को कहने लगे इंडिया कहने लगे। क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। तो अब भारत का नाम क्या हो गया? इंडिया हो गया। भारत भी कह रहे हैं, इंडिया भी कह रहे हैं। इसके अलावा मध्यकाल में अरब लोग यहां पर भारत की तरफ आए तो उन्होंने यहां देखा कि सिंध नदी बहती है। वो सा नहीं बोल पाते थे, वो सा को हा बोलते थे, तो उन्होंने क्या बोला इसे? हिंद। क्या बोला? यहां के रहने वालों को हिंदू और इसको हिंद या हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? हिंद या हिंदुस्तान का। इस प्रकार भारत का जो हमारा जो देश है इसका नाम भारत पड़ा। कुछ लोग इसको इंडिया कहने लगे और कुछ लोग इसे भारत कहने लगे, हिंदुस्तान कहने लगे। तो ये आपको समझ में आया। इसके अन्य नाम जिसे आर्यवर्त, वो भी मिलता है। उत्तर के क्षेत्र को आर्यवर्त कहते हैं। कहीं कहीं नाम इसका जम्मू द्वीप, क्या मिलता है? जम्मू द्वीप मिलता है या जम्मू द्वीप कहते हैं। जम्मू माने बहुत विशाल होता है। कुल मिलाकर ये एशिया में एक ऐसा क्षेत्र है जिसे भारतीय उपमहाद्वीप, मतलब ये इतना बड़ा क्षेत्र है जिसे उपमहाद्वीप की संज्ञा मिली हुई है। क्या मिली हुई है? उपमहाद्वीप की संज्ञा मिली हुई है। इसके अलावा आप ये बात और समझ सकते हैं
अगर यूरोप में से रूस को निकाल दो तो जितना यूरोप बचता है उतना बड़ा भारत है। आप समझ रहे हो कितना बड़ा भारत है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं ये आपको पता है? अगर नहीं पता है तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये सब किस में आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के देश माने जाते हैं। इतने देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। किस में आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। अब अगर हम देखें कि भारत को अगर भौगोलिक दृष्टि से बांटना हो तुम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक क्या है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा क्या है? बीच में मैदान, गंगा, सिंध और किसका? ब्रह्मपुत्र का मैदान। इधर सिंध बहती है, बीच में गंगा नदी बहती है, इधर क्या बहती है? ब्रह्मपुत्र। तो इसमें एक मैदान बना है जो बहुत उपजाऊ है। तीसरा हम कह सकते हैं कि जो आपका ये जो बीच का क्षेत्र है ये क्या है? पठार है। क्या है? तो प्रायद्वीप पठार या दक्षिण पठार, क्या कह सकते हैं इसे? और इसके किनारे पर क्या है? मैदान है। क्या है? मैदान है। विशेषकर इस क्षेत्र में क्योंकि यहां कई डेल्टा बनते हैं तो कह सकते हैं कि सुदूर दक्षिण का मैदान। क्या कह सकते हैं? सुदूर दक्षिण का मैदान। इस प्रकार हम भारत को 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से भाग हैं? एक है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा क्या है? दक्षिण पठार, और चौथा क्या है? सुदूर दक्षिण का मैदान। अब हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर का विशाल मैदान, इसे कहते हैं उत्तर भारत। क्या कहते हैं इसे? उत्तर भारत। इसको क्या कहते हैं? उत्तर भारत कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं उत्तर भारत कहते हैं। और इसके अलावा दक्षिण का पठार और सुदूर मैदान, सुदूर दक्षिण का मैदान, इसे कहते हैं दक्षिण भारत। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत। अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन कहां से है? अगर इसका देखें, हम विभाजन देखें तो मैंने आपको बताया था, एक है विंध्यन पर्वत, विंध्यन पर्वत है, उसके नीचे क्या है? ताप्ती नदी, सॉरी नर्मदा, कौन सी है? नर्मदा नदी। उसके नीचे क्या है? सतपुड़ा, और उसके नीचे क्या है? ताप्ती। मैंने आपको यह नहीं बताया होगा विंध्यन कहां पर है, लेकिन मैंने आपको यह पढ़ाया था कि सतपुड़ा, मेहुना सीरीज में, कि सतपुड़ा नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में है। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या करता है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। क्या करता है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। इसीलिए उत्तर भारत में क्या हुआ? आर्य संस्कृति का जन्म हुआ। किसका हुआ? आर्य संस्कृति का जन्म हुआ। और क्योंकि ये इससे कनेक्ट नहीं था दक्षिण भारत, तो यहां पर किसका जन्म हुआ? द्रविड़ संस्कृति का। कौन संस्कृति का जन्म हुआ? द्रविड़ संस्कृति का जन्म हुआ। यहां पर आर्य संस्कृति दक्षिण भारत में बहुत बाद में पहुंची। आपने ऋषि का नाम सुना होगा, अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत में ले गए थे। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नोट करके कि आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत में कौन ले गया था? अगस्त्य ऋषि। ऋषि अगस्त्य ले गए थे। ठीक है, तो आपको यह बात समझ में आ गई कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या थी। भौगोलिक पृष्ठभूमि में हमने देखा कि भारत को 4 भागों में बांटा गया है। सही बात है क्या नहीं? अब आप देखो कि एक तरफ क्या है? हिमालय है, और एक तरफ क्या है? हिंद महासागर है। अब एक तरफ हिमालय चल रहा है, एक तरफ हिंद महासागर चल रहा है। हिमालय क्या कर रहा है? उत्तर की तरफ सुरक्षा प्रदान कर रहा है, उत्तर से सुरक्षा। बात सही है? उत्तर से सुरक्षा प्रदान हो रही है कि उत्तर से कोई आक्रमण ना कर पाए। और हिंद महासागर दक्षिण से, पश्चिम से और पूर्व से सुरक्षा प्रदान कर रहा है।
अब इसका परिणाम क्या हो रहा है कि भारत में क्या हो रहा है, आक्रमण नहीं कर पा रहा कोई। भारत में क्या हो रहा है, भारत में विदेशी आक्रमण करना कठिन। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब विदेशी आक्रमण करना कठिन हो जाएगा तो एक अलग संस्कृति का विकास होगा। तो भारत में इस कारण क्या परिणाम क्या होगा इसका, कि एक अलग संस्कृति का विकास, अलग संस्कृति का विकास हो रहा है। अब ये अलग संस्कृति का जो विकास हो रहा है और ये स्वतंत्र सभ्यता स्वतंत्र है। अब आप देखो भारतीय संस्कृति जो है, यूरोप हो, मध्य एशिया हो, भाई मध्य एशिया बहुत दूर तो यानी चीन हो, चाहे दक्षिण पूर्व एशिया हो, इन सबसे अलग संस्कृति है, अलग ही वो है। टकली करके तो छोटी रखना, टीका लगाना, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। पैर छूना है कि नहीं, पैर दबा दबा के छूना अलग है क्या नहीं, स्वैग ही अलग है। कलाव भरना, जनेऊ पहनना है, बड़े बड़े कुंडल पहनना है, मांग भरना लड़कियों का मांग भरती नहीं भरती हैं, शादी के बाद अलग ही लुक हो जाता है, सुंदर बन जाती हैं, वो अलग सुंदर सी लगती नहीं लगती हैं। वैसे वो पागल सी घूम रही थी, अब वो एकदम टिप टॉप घूमती है। तो ये क्या भारतीय संस्कृति का क्लेवर है, क्या है ये भारतीय संस्कृति क्लेवर है। ऐसा क्लेवर तुम्हें यूरोप में नहीं मिलेगा। शादी से पहले ही वो ऐसी लगती थी, शादी के बाद भी ऐसी लग रही, कोई चेंज ही नहीं आया। चीन में भी यही हाल है, नहीं लड़कों में चेंज आता है, हल्दी लगाई जाती है, एकदम चमक जाता है लड़का, सॉफ्ट हो जाता है, हल्दी लगाई जाती, मेहंदी लगाई जाती है, ये तो वही परंपरा से लगाई जा रही है। लड़की को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, केवल ऐसा बहू के संग नहीं किया था, लड़की के संग नहीं किया था, लड़के के संग भी किया जाता है, उसको भी सॉफ्ट किया जाता है, साले कड़क मत रहे। बाद में तो बेचारा कौन खा गए, कड़क हो ही जाता है, वो है तो बैल ही बेचारा। तो लेकिन शुरुआत में तो नहीं कड़क किया जा रहा से, तो शुरुआत में कैसा रहता है। तो भारतीय संस्कृति एक अलग क्लेवर है। अब ये अलग क्लेवर मिला कैसे, विदेशी लोग भारत पर ना तो आ पा रहे थे, ना आसानी से, ना आक्रमण, और आगे जो आ जाता, जैसे कोई व्यक्ति यूरोप से पहले क्या था, जैसे कोई आक्रांता आया, जैसे मुसलमान आए तो गए नहीं लौट कर, वो यही रम गए। भाई हमारे पास यूनानियों ने आक्रमण किया, शकों ने आक्रमण किया, कुषाण ने आक्रमण किया, ऐसे जो खैबर पख्तून था वो क्षेत्र खुला हुआ था, वहां से एक दर्रा था, वहां से आ जाते थे। आने के बाद क्या था, जाते नहीं थे, समृद्धि इतनी थी यहाँ पर। उस समृद्धि के कारण क्या होता था, कुषाण शासक थे, आए तो पता नहीं कौन से धर्म से थे, यहाँ बौद्ध बन गए। बात समझ में आ गया। मिलिंद पनो आपने सुना हो, नागार्जुन से टकरा गया मिलिंद, सुनाया था, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया उसने, समझ में आया, सब छोड़ छाड़ के जंगल में घूम रहा है अपने, सलीम की गली नहीं चला जा रहा आजकल जो गाना चल रहा है, छोड़ छाड़ के मैं चली सलीम की गली, समझ में आया, जंगल जाते थे लोग पहले। तो ये सब क्या है, ये भारतीय संस्कृति क्लेवर है भाई। बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, हिंदू धर्म अपना रहे हैं। आज आप देखो हूड़ कहीं दिखते हैं आपको, हूड़, गुर्जर, हूड़, कुषाण, ये सब क्या हुआ, हिंदुओं में समाहित हो गए। अब देखो इतना बड़ा क्लेवर है कि हमारे जो ईसाई बनता है उनमें भी जातिवाद है, उनमें जातियां बन गई, मुसलमानों में जातियां बन गई। भाई कारण क्या, जो हिंदुस्तान का क्लेवर है वो अलग ही तरह का है। तो अब एक अलग संस्कृति का विकास हो रहा है। भाई हिंदुस्तान का जो मुसलमान है और जो अरब का मुसलमान है उसमें अंतर है। क्यों अंतर है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति अलग तरह की है, यहाँ की सभ्यता अलग तरह की है। और सभ्यता संस्कृति अलग हुई तो क्या होगा, क्लेवर अलग हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लेवर अलग ही है, हमारे यहाँ भी बहुत विभिन्नताएं हैं। भाई हर क्षेत्र की एक नई कहानी है। बुंदेलखंड की अलग कहानी है, हाँ बागेश्वर बाबा है जो भविष्य बताते हैं, उनकी अलग भाषा है। एक बिहार की अलग कहानी है, उत्तर भारत की अलग कहानी है, उत्तर प्रदेश की अलग कहानी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग कहानी है, हरियाणा के भाई कहाँ जा रहे हो, और पंजाब की अलग कहानी है। और तुझसे किधर जा रहे है कि नहीं, हरियाणा में तो ऐसा लगता है कि चांटा मार ही देगा भी क्या है, तो उनकी कहानी अलग तरह की है। तो ऐसी कहानी होगी तो क्या होगी, विभिन्नताएं अधिक होंगी। भाई जितनी पूरे यूरोप में भाषाएं नहीं बोली जाती उतनी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। भारत और यूरोप बराबर के लगभग, लेकिन जितनी भाई भारत में जितनी विभिन्नता होती विश्व में कहीं नहीं मिलती।
कारण क्या है? भारत का क्लेवर अलग है। यहाँ के लोग कैसे हैं भाई? बिहार का आदमी चावल खा के खर्राटे मार के सोता है, समझ में आ गया? और उत्तर प्रदेश का आदमी खाना खा के ताश खेलता है। क्लेवर अलग है कि नहीं? बीड़ी पीता है तो क्लेवर अलग है, तो विभिन्नताएं भी अधिक होंगी। क्या होंगी? अब विभिन्नताएं अलग हैं, इसका मतलब तो भाई कारण क्या है? हमारे यहाँ क्या है? विभिन्नताएं अधिक हैं। अब ये क्या है? विभिन्नताएं। भाई बहुत सारी विभिन्नता बनी, कैसी विभिन्नता कैसी कैसी होंगी बताओ मुझे। भाई विभिन्नताएं अधिक होंगी तो विशिष्ट इकाइयां बनेंगी, विशिष्ट भौगोलिक इकाइयां। विशिष्ट भौगोलिक इकाइयां होंगी तभी तो विभिन्नता होंगी। अब ये विभिन्नता कैसी होगी? धर्म की हो सकती है, भाषा की हो सकती है, प्रजाति की हो सकती है। भाषा, प्रजाति और किसकी विभिन्नता हो सकती है? क्षेत्र की। तो विशिष्ट भौगोलिक इकाई तो इसे कहते हैं। वेशभूषा की विशिष्टता हो सकती है। भाई वेशभूषा अलग है क्या? नहीं, वेशभूषा की देखो, हरियाणा में अलग तरह का कुर्ता पजामा पहन, वो लेडीज क्या पहनती हैं? यहाँ तक का वो, यहाँ तक का वो। और कहते हैं कि हीरो ने शर्ट और घाघरा पहनती हैं, और राजस्थान में यहाँ तक का वो ब्लाउज पहनती हैं और यहाँ तक का पहनती हैं, और उसका जो उनका मटका दिखता है जो मोटी का लेकिन अब ये हम यूरोप थोड़ी सीख रहे हैं, हमारे यहाँ ये विभिन्नताएं हैं भाई। पश्चिम उत्तर प्रदेश जाओ तो आप देखो, औरत होगी और उसकी गांव में चले जाओ इतनी बड़ी लाज मार लेगी। अभी इतनी बड़ी क्यों मार रही है? थोड़ी छोटी मार ले भाई। अब आप दक्षिण बहुत से ऐसे हैं जहां पर लाज मारी नहीं जाती। तो क्या है? विभिन्नता देखें, वेशभूषा अलग है, खान पान अधिक है। भाई आप सोचो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आदमी मिर्च बहुत खाता है और फिर सुबह परेशान भी होता है। अब वहीं गुजरात चले जाओ आप, वो कुछ भी खाएंगे उसमें मीठा जरूर डालेंगे। देखो ना, ढोकला मीठा होता है। और अगर वहां चले जाओ आप तमिलनाडु की तरफ, दक्षिण भारत में इडली, डोसा, सांवर, ज्यादा सांवर पी लो फिर समझ लो अब क्या होगा आपका। सांवर ही सांवर निकलेगी। मछली खाता है आदमी, खाता नहीं खाता? मछली खाता है और कहीं मीट खाई जा रही। अब देखो हमारे यहाँ मछली को मांसाहार माना जा रहा है, वहां हर पूजा में मछली डाली जा रही है, वहां शाकाहार में आ रही है। तो ये क्या है? वेशभूषा, खान पान, धर्म, जाति, यही तो विभिन्नता होती है। अब ऐसे देश को क्या एक राजनीतिक इकाई में, जो इतनी विभिन्नता वाला देश है, कैसे राजनीतिक इकाई में बांधा जा सकता है? भाई भारत में आपने बहुत कम सुना होगा कि पूरा भारत किसी एक शासक राजा के अधीन था। कुछ महान शासकों ने ऐसे प्रयास किए, जैसे आपके चंद्रगुप्त थे, अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक थे, अकबर भी था इसमें। तो ये सब विभिन्नताओं को क्या कर रहा था? वो एक कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश समय क्या हुआ? भारतीय राज्यों में, भारतीय क्षेत्र है उसमें अलग अलग राजा हुए। चाहे मुसलमान रहे हो तब भी अलग क्षेत्र में राजा थे, चाहे हिंदू रहे हो तब भी अलग क्षेत्र में राजा थे। अंग्रेजों ने पूरे भारत को कभी एक साथ नहीं जोड़ पाया। ये लोकतंत्र के बाद जरूर जोड़ा, लेकिन उसमें पाकिस्तान चला गया हमारा। सही बात है क्या नहीं? उन्होंने कि लड़के बनेगा पाकिस्तान, जो मरो, अब भूखे मर रहे हो। अब देख रहा है कि भारत कुछ दे दे, क्यों दे दें? अलग क्यों हुए थे? तो अब इतनी विभिन्नताएं होंगी, राजनीतिक इकाई नहीं होगी, तो भाई क्या हुआ? विदेशी आए, उन्हें लगा कि ये क्या है, उन्हें एक शब्द लिखा भारत। ये क्या है भाई? यूरोप में तो महाद्वीप था वो, जो भारत क्या है? जो भारत कुछ नहीं है। उन्होंने कहा भारत एक है ही नहीं, ये तो अलग अलग देश हैं। हमने कहा रे बेवकूफ, थोड़ा गौर से देख, हम एक हैं। हम विभिन्नताओं में क्या रखते हैं? एकता रखते हैं। क्या रखते हैं? विभिन्नताओं में हम एकता रखते हैं। कारण क्या है? भारतीय संस्कृति। आप चाहे उत्तर भारत में चले जाओ, क्या आपको दक्षिण भारत की फिल्म देखते हुए ऐसा लगता है कि ये अलग संस्कृति है?
नहीं लगता। जो समझ परंपराएं हमारे हैं वो परंपरा उनके हैं, वो बस यही है कि थोड़ा सा उस पर रख के जीभ निकाल के कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा टीका लगा कर रहे हैं, इतना ही तो अंतर है। वो लोग सफेद कपड़े पहन कर रहे हैं, कुर्ता लेकिन वो भी फेरे लगा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि संस्कृति एक है। आपने कुछ देवताओं के नाम सुने होंगे, विष्णु, शिव, पूरे भारत में पूजे जाते हैं। तो एकता है अनेकता है? एकता है। विष्णु शिव एक भारत में पूजे जाते हैं। भाई अब क्या भारत में जो प्राकृतिक रूप से जो भारत है, इसको मातृभूमि कहते हैं हम लोग, कि भारत पूरा मातृभूमि है कि अभी से है? भाई भारत अगर हम शुरू से कह रहे हैं तो ये प्राकृतिक रूप से क्षेत्र है, इसको हम भारत कह रहे हैं, इसका मतलब भारत के नाम पर हमें गर्व महसूस होता है। हम कहते हैं कि भारत माता, कहते नहीं कहते हैं? तो ये भारत माता कोई अभी थोड़ी जन्मी है, ये तो हम बहुत टाइम से कहते हैं, प्राचीन काल से भारत माता कहते आ रहे हैं। तो ये सब क्या मौलिक देखता है भाई, भाषा साहित्य इन सब, अगर देखो भाषा है साहित्य, बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे देश में। तो अब जितनी भाषाएं हैं वो तो या तो संस्कृत से बनी है या संस्कृत से प्रभावित है। तो हिंदी किससे बनी? गुजराती किससे बनी? मराठी किससे बनी? संस्कृत से। बंगाली किससे बनी? तमिल किससे बनी? नहीं बनी। तमिल संस्कृत से प्रभावित है, हिंदी नहीं। बनना और प्रभावित होना अंतर होता है। लेकिन जैसे तमिल नाडु में जाकर आप देखोगे कि हिंदी को लेकर थोड़ा सा बैर भाव है, लेकिन संस्कृत को लेकर बैर भाव नहीं है। आप देखो रामायण पूरे भारत में मनाई जाती है, हर क्षेत्र की रामायण अलग है, लेकिन राम तो है सबके पास। भाई हिमाचल प्रदेश में चले जाओ आप, हिमाचल प्रदेश में जो सीता हैं वो रावण की पुत्री हैं, जनक की पुत्री नहीं है, वो रावण की पुत्री है। बात समझ में आ गया? और युद्ध इसलिए हो रहा है रावण से कि राम सीता शादी करना चाहते हैं। तो कौन गलती हुई या नहीं हुई ये नहीं पता, लेकिन भारत में रामायण बहुत तरह की है। तमिल में रामायण लिखी गई, ऐसे महाभारत भी बहुत सारे हैं, महाभारत की कहानी भी अलग अलग है, लेकिन पूरे देश में महाभारत तो है। जब महाभारत है, रामायण है, ये सब चीजें क्या है भारत में लगातार चल रही हैं। एक वो था क्या बोलते हैं, महाकाव्य पुराणों में भारत को भारतवर्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? एक आपने नाम सुना होगा विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण में क्या कहा गया है कि जो हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है वह भारत है, और यहां के जो रहने वाले हैं वो क्या है? भारतीय हैं। कौन है वो? भारतीय। भारतीय नहीं, भारतीय हैं, और ये सब भरत की संतानें हैं। क्या कहा गया है? ये सब क्या है? भरत की संतानें हैं। अब ये सब कहा जा रहा है। एक आपने और किताब सुनी होगी, उसका नाम है आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र। सुनिए आपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र? उसमें कहा गया कि जो हिमालय के दक्षिण में और हिंद महासागर के उत्तर में जो हजारों योजन तक जो भूमि फैली हुई है, हजारों योजन तक जो भूमि फैली हुई है, उस पर एक चक्रवर्ती सम्राट का राज्य होना चाहिए। वो एक चक्रवर्ती सम्राट के अधीन है। और वो चक्रवर्ती सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इसका मतलब ये पूरा एक है, और इस चक्रवर्ती सम्राट की वजह से भारतीय राजाओं को हमेशा प्रेरित करते रहे कि हम पूरे को एक करें, एक बना लें, अपना पूरे पर आधिपत्य कर लें। मेरी बात समझिए क्या कह रहा हूं मैं? हाँ, ये बात निश्चित है कि भारत इतना बड़ा था कि जो भारत में राज्य कर रहा था, भारत का राजा था, वो उसने कहीं बाहर जाकर नहीं देखा, क्योंकि भारत में जीतने को इतनी जमीन थी, इसको नहीं जीत पाए। जब इसको नहीं जीत पा रहे तो बाहर क्या देखेंगे हम? भाई जब हमारी बीवी इतनी सुंदर है कि उससे नजर हटती नहीं है, तो हम पड़ोसी क्या देखेंगे? ऐसे ही था, भारत इतना बड़ा था, इतना सुंदर था, इतना विशाल था कि पूरा जीवन निकल जाता था, जीत नहीं पाता था। अकबर ने क्या पूरे राज्य पर शासन कर पाया? अंग्रेजों ने नहीं कर पाया पूरे भारत पर शासन। तो इतना बड़ा राज्य
इतना बड़ा साम्राज्य, तो इस पर अगर आधिपत्य करना है हमें, तो हम बाहर कभी, इसलिए भारतीय राजाओं को अपने सुना ही नहीं हुआ किसी भारतीय राजा ने कभी बाहर जाकर हमला किया। सब जितने आए हमारी तरफ आए फिर गए नहीं, जो हो गए हम तुम्हारे। समझ में आ गया? क्या बोलते थे यहां पर आके, हम तुम्हारे हैं सनम। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई तो हो गए भाई। विदेशी लेखक आ रहे हैं, वो कह रहे हैं, अमीर खुसरो कहता है कि मैं हिंद का तोता हूं। समझ में आ गया? अमीर खुसरो और हिंद के भाई था विदेशी, लेकिन यहां पर जन्मे हुआ आदमी भाई, उसके पूर्वज तो विदेशी थे ना, लेकिन वो अपने आप को हिंदुस्तानी बता रहा है, हिंद का तोता बता रहा है। भाई कारण क्या था? यहां पर आकर जो प्रेम मिलता था, जो यहां की प्रकृति थी, उसमें जो सुंदरता थी, उसका कोई जवाब नहीं था, वो लाजवाब थी। अंग्रेजों के अलावा ऐसा कोई नहीं हुआ जो कभी यहां पर आकर विदेशी रहा हो, वो सब देशी हो गए। ये अंग्रेज ऐसे थे जो विदेशी रहे, इसलिए हम कभी नहीं कहते हैं मुसलमानों के गुलाम रहे, हम अकबर के गुलाम रहे, हम अकबर की जनता थे। हम हमेशा कहते हैं कि अंग्रेजों के हम गुलाम रहे, क्योंकि वो हमेशा विदेशी रहे। वो कैसे रहे? विदेशी रहे। इसलिए आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं कि भारत परतंत्र हो गया, पराधीन हो गया। क्या मध्यकाल में आपने सुना कि भारत पराधीन हो गया? भाई पराधीन कौन बनाएगा? हम गुलाम किसके हो सकते हैं? जो बाहर का हो, वो हम पर कब्जा कर ले तो हम कब्जा है। लेकिन इसी घर का आदमी है तो कोई ना कोई तो मुखिया होगा इस घर में से, होगा नहीं होगा? तो हम कभी पराधीन नहीं हुए भाई। और विभिन्नताएं, यहां तो विभिन्नताएं, 7 पर्वत सुने होंगे आपने, 7 समुद्र सुने होंगे आपने, 7 नदियां सुनी होंगी आपने, पवित्र नदियां 7। अब बताओ हमारे देश में कौन कौन सी नदियां पवित्र हैं? गंगा पवित्र नदी है, मानी जाती है, पूरे भारत में मानी जाती है पवित्र नदी। गंगा केवल उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र में, भारत के थोड़े से क्षेत्र में है, भारत के क्षेत्रफल के अनुसार, लेकिन पूरे भारत में उसे पवित्र माना जाता है। समझ में आ गया? गंगा का पानी लिया कुछ नदियों में डाला गया, उसको ही पवित्र किया गया। सोचो इतनी पवित्र मानी जाती है। ये प्राचीन और मध्यकाल की बात है। आपने यमुना का नाम सुना होगा, पवित्र नदी मानी जाती है। सरस्वती का नाम सुना होगा, पवित्र नदी मानी जाती है। आपने भूगोल तो पढ़ी नहीं है, इन नदियों के नाम सुने हैं आपने? गंगा, जमुना, सरस्वती सुने हैं। इसके अलावा आपने नर्मदा नदी का नाम सुना होगा, कावेरी का नाम सुना होगा, कृष्णा का नाम सुना होगा, गोदावरी का नाम सुना होगा। सुना है नहीं सुना है? ये सब क्या है? पवित्र नदियां हैं, इसलिए आपको नाम पता है। आपने ताप्ती का नाम कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आपके जो नहीं, आप स्टूडेंट है पढ़ने वाले, जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें इन नदियों को पवित्र माना गया। अब ये जो नदियां हैं भाई, गंगा कहां पर है? उत्तर भारत में। सिंध कहां पर है? पाकिस्तान की साइड में। भाई पाकिस्तान आज बन गया ना, प्राचीन काल में तो नहीं था पाकिस्तान। तो अब बन गया। अब अभी को बताओ, इसके अलावा आप जी मानो कि यमुना, अब नर्मदा भारत के मध्य में है, कृष्णा और गोदावरी भारत के दक्षिण में है, और ये सारी नदियां क्या मानी जा रही? पवित्र मानी जा रही हैं। और क्या बोलते हैं उसे, कावेरी नदी को तो दक्षिणी गंगा कहा जाता है। अब सोचो दक्षिणी गंगा क्यों कह रहे हैं भाई? चोल शासक गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण कर रहा है, गंगे कोंड चोलम की उपाधि, मतलब गंगा की उपाधि धारण कर रहा है कि मैंने गंगा के क्षेत्र को जीता, मैं गंगा से वहां से पानी लेके आया, वो उसका एक पानी नदी को पवित्र किया, उसमें डाला, जो अब पूरा पानी पवित्र। 7 पर्वत सुने होंगे आपने भाई, अपने आप बात 7 का बड़ा खेल है। 7 पर्वत, 7 समुद्र, 7 फेरे। समझ में आ गया? आता नहीं आता है? 7 फेरे भी सुने होंगे आपने तो, कि पहले फेरे पे क्या हुआ, फिर दूसरे फेरे पे क्या हुआ, तीसरे फेरे पे क्या हुआ, और जैसे 7 फेरे हुए उसके समझ लो कौनियां पढ़ना उसमें लगता है कि महिलाओं पर बड़ा अत्याचार हुआ है। ये है समाज का दृष्टिकोण। कभी घर का इतिहास लिखो तो पता चलेगा कि ऐसा नहीं है, पुरुष भी परेशान रहा है। अब इसके अलावा आप सूचक श्रम सुना होगा आपने, पुरुषार्थ सुना होगा। ये भारत में सभी जगह कंसेप्ट चलता है। आपने एक सुना होगा कि लवकुश की कहानी सुनी होगी। तो राम जी का घोड़ा छोड़ दिया उन्होंने, कौन सी यज्ञ की थी वो? अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ रामचंद्र जी नहीं कर रहे हैं, भारत में हर जगह अश्वमेध यज्ञ हो रही है।
राष्ट्रीय यज्ञ हो रही है। तो ये सब क्या है, ये एकता है, अनेकता है। एकता। लेकिन है कैसा हमारा देश, विभिन्न। विभिन्नताओं में एकता। कैसी है, विभिन्नताओं में एकता। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार विभिन्नताओं के बीच सारभूत एकता भारतीय संस्कृति की सर्वप्रमुख विशेषता है। तो एक क्वेश्चन लिख लो फिर HW में, एक क्वेश्चन लिख लो। भारत विभिन्नता में एकता स्थापित करने वाला देश है। इस कथन के संदर्भ में भारत में पाई जाने वाली विभिन्नताएं और उन विभिन्नताओं में एकता के लक्षण और उन विभिन्नताओं में एकता के लक्षण उदाहरण सहित बताएं। देखते हैं कौन लिख के लाता है। जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी लिखें और आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आप हमारे अग्निपथ एकेडमी के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करें। मेरा मोबाइल नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसके अलावा वीडियो के ऊपर भी मिल जाएगा। अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज भेजेंगे तो मैं उस मैसेज आपको एक इनवाइट लिंक भेज दूंगा ग्रुप पर, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और आपने क्वेश्चन लिखे वो जो क्वेश्चन लिखते हैं उनको आप उसमें सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कमेंट सेशन में भी आप लोग वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। हम दोनों तरफ चेक करके आपको बताएंगे कि आपने क्वेश्चन कैसा लिखा। हम देखते हैं भारत में निर्जाति तत्व, ये आते हैं कभी पेपरों में, ध्यान रखना। तो भारत में क्या है, अगर देखें तो निर्जाति तत्व मतलब कि आपने कभी अफ्रीकन लोगों को देखा होगा, अमेरिकन लोगों को देखा होगा और आपने रशियन लोगों को देखा होगा। ये क्या होते हैं, अलग अलग तरह के दिखते हैं। तो ये निर्जाति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्जातीय। जैसे अफ्रीका में जन्म लेने वाली जातियां जो है वो निर्जातीय। तो इनके नाक, नक्शे, शरीर की बनावट अलग तरह की होती है। इन विशेषकर सिर और ओठ, दो चीजों से पता चलता है कि कौन कहाँ का है। जैसे नेग्रिटो हैं, नेग्रिटो का रंग काला होगा, कद छोटा होगा, इनके ओठ मोटे होंगे और सिर क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, बड़ा लेकिन लंबा नहीं होगा, छोटा सा। न्यों तो होगा लेकिन चौड़ा तो होगा, लेकिन क्या होगा, छोटा सा होगा। तो नेग्रिटो होते हैं। जो भारत में नेग्रिटो भी पाए जाते हैं, काले रंग के लोग होते हैं। अब क्या है कि कुछ लोग हैं तो गोरे लेकिन हाइट रहेगी छोटी, तो क्या नेग्रिटो से मिक्स हैं वो। क्या है, नेग्रिटो मिक्स हैं वो लोग। हाँ, अब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, अब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जो होते हैं ये भी एक जाति है। इनमें क्या होता है, हाइट सही होती है, रंग थोड़ा सा दबा हुआ होता है, बाल सिर पर कम होते हैं। अब मंगोलियन आपने सुना होगा, मंगोलियन गोरे लोग होते हैं लेकिन इनकी लाइन जो लंबाई है वो कम होती है, सिर छोटा होता है, ओठ मोटे मोटे से होते हैं। आपने कभी चीन के लोगों को देखा हो, जापान के लोगों को देखा हो, वो क्या है, मंगोलियन है। अब अपने यहां ऐसे पाए जाते हैं लोग, बिल्कुल पाए जाते हैं। आपने कभी कभी देखा हो कुछ लोग नेपाली जैसे लगते हैं। मैंने कुछ दिन पहले अपने स्टोरी पे वीडियो लगाया था, उस लड़की की शक्ल नेपालियों से मिलती है। मिलती नहीं मिलती है? अब इसके अलावा असम में, अरे सुन लो, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नेपाल में, ये क्या है, ये सब अपने जैसे लगते नहीं है, ये चीन जैसे लगते हैं। तो क्या है, मंगोलियन जाति पाई जाती है। अब मेडिटेरियन कौन होते हैं, ये कहा जाता है कि जो दक्षिण भारत के जो लोग हैं, द्रविड़ लोग जो हैं, वो अधिकतर मेडिटेरियन है। मेडिटेरियन, भूमध्य सागर सुना होगा आपने कभी। तो भूमध्य सागर में जो जनजाति रहती थी वो क्या हुआ, धीमे धीमे भारत में आई। वो क्या कहते हैं, मेडिटेरियन कहलाते हैं। इनका रंग थोड़ा दबा हुआ होता है लेकिन लंबे चौड़े होते हैं। अब ऐसे ही क्या है, एक है नॉर्डिक और एक है पश्चिमी ब्रैकाइसेफल्स। पश्चिमी ब्रैकाइसेफल्स होते हैं, भी एक जाति है जो पाई जाती है हमारे यहाँ। सबसे अधिक हमारे नॉर्डिक पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, ये नॉर्डिक कैसे होते हैं, लंबे होते थे, इनका सिर लंबा होता था, काले और भूरे रंग के बाल होते थे, रंग क्या होता था, गोरा होता था। ये यहां पर आए, इनका संपर्क इनसे 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 मिला, तो क्या हुआ, फिर हम हो गए मिक्स। क्या हो गए, तो अब आप कहो कि हम एक जाति के हैं, कि हम ब्राह्मण हैं, हम शुक्ला जी हैं, कि हम
ओझा जी हैं कि हम बघेल साहब हैं, तो भैया थोड़ा सा डाउट है। अगर बघेल सब एक ही जाति हैं तो बघेलों में कोई गोरा नहीं होना चाहिए भाई, नेग्रिटो तो कोई गोरा होता नहीं है भाई, पंडितों में कोई काला नहीं होना चाहिए, सही बात है कि नहीं, ठाकुरों में कोई नाटा नहीं होना चाहिए। देखा होगा कि अरे हम छत्री हैं, है इतना सा तू कैसा छत्री है वे, सारे तलवार के बराबर के आदमी, ये तुझसे बड़ी तो तलवार रखी है मैंने। तो मैंने आपको केवल इसलिए पढ़ाया कि आपको यह पता है कि भारत में कौन कौन से निर्जाति तत्व थे, और आप ये समझ पाए, आपके दिमाग से ये निकल जाए कि हम किसी जाति में जन्म लिया है हमने। वो केवल हो सकता है कि जब ये बात चली तो उससे पहले एक पंडित वाली बात चल गई, लेकिन ये बात मुझे आपको पहले समझानी थी कि आप जिस जाति में जन्म लिया है वो आपका तुक्के से जन्म हुआ है, आपका कोई सहयोग नहीं है, आपका जो नाम है वो भी तुक्के से है। पाती जो शादियां जाति में हो रही है 30-35 साल में ये भी खत्म होंगी। आपके जो बच्चे होंगे वो अपनी पसंद से कहेंगे हे पापा दिस इज माई वाइफ, और वो होगी एकदम काली कलूटी सी, एकदम कुंडल पहने हुए भयंकर सी। सोचो आप, है उसे तो अच्छी लग रही ना है। अब अमेरिका में देखो आप, अमेरिका में क्या है, गोरे लोग काले लोगों से शादी कर रहे हैं। एक समय वहां पर हमारे जातिवाद, जितना हमारी जातियां हैं और जब आपस में बातचीत करते हैं, वहां तो उन्हें गुलाम बना के रखते थे, शादियां छोड़ो, लेकिन आज करते हैं। भाई ये किसने कहा कि गोरा रंग होना सुंदरता की निशानी है? गोरा रंग होना सुंदरता की निशानी नहीं है। जब हम किसी के संपर्क में आते हैं, उसके विचारों से प्रभावित होते हैं, उसकी आदतों से प्रभावित होते हैं। बहुत सी लड़कियां एकदम गोरी होती हैं और मुझे मुंह खोलती हैं तो लगता है कि समझ में आ गया। तो गोरा रंग केवल सुंदरता की निशानी नहीं है। सुंदरता की निशानी काला रंग या गोरा रंग कोई भी हो सकता है। तो हो सकता है कि व्हाट्सएप और पापा फिर हो 30 साल बाद, और आप ही हो वृद्ध, आपका नाती हो, आप देख रहे हो, शायद वो स्थिति देख लें आप, लेकिन कुछ कर ना पाएंगे क्योंकि आप भी थोड़ी देर बदल चुके होंगे। अभी जाति जाति में शादियां हो रही हैं, लेकिन लगातार अदर जातियों में शादियां बढ़ रही हैं, क्योंकि तुक्के के लिए क्या यार लड़ना कि हम इस जाति में जन्मे, उस जाति में जन्मे। हम एक ही चुन पाते हैं, समझ में आ गया, और वही हम नहीं चुन पा रहे, अभी वही नहीं चुन पा रहे, उसके लिए तुमने जातियां बना दी। भाई जीवन में आप अपने मम्मी पापा चुन सकते नहीं, आप अपना नाम चुन सकते हो नहीं, आप अपना जन्म चुन सकते हो नहीं, आप क्या चुन सकते हो? अपना पति या पत्नी चुन सकते हो, और आजकल वो भी चुन नहीं पा रहे, तो फिर क्या होगा? मम्मी पापा चुन रहे हैं तो धीमे धीमे क्या होगा, वो चुनाव गड़बड़ होने लगेगा। तो अब ऐसे क्या था, भाषाविदों के आधार पर अगर हम देखें कि भारत में कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। एक तो ऑस्ट्रिक भाषा बोली जाती है भारत के क्षेत्रों में। ऑस्ट्रिक भाषा आजकल उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में, जैसे हिमालय के पर्वत क्षेत्र, वहां बोली जा रही है भाषा। द्रविड़ियन तो भाषा आपने दक्षिण भारत में जितनी भाषाएं सब द्रविड़ियन भाषाएं। इंडो यूरोपियन भाषा आपने सुनी हो, संस्कृत। इंडो यूरोपियन भाषा है। तिब्बत चाइनीज भाषा आजकल जो आपके उत्तर पूर्व भारत, असम में, मेघालय में, इनमें क्या तिब्बत चाइनीज भाषा बोली जा रही है। तो ये आपने समझ लिया निर्जाति तत्वों के बारे में। भारतीय इतिहास का कालखंडीय विभाजन। अब हम ये देखेंगे भारतीय इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगर हम देखें, एक को हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, इसे पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक एज। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है, कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है, मतलब कोई भी लिपि का साक्ष्य नहीं मिला है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसे पाषाण काल भी कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल आप जब पढ़ रहे होंगे, पाषाण काल पढ़ रहे होंगे, तो आपने सुना होगा पत्थर के औजार बनाते थे, आंखें करते थे, मारते थे। आजकल इस फिल्में भी हैं, वो सब इसमें पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो इसमें क्या क्या, क्या लिख सकते हैं? लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक
आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल, इसे प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक एज। अब आद ऐतिहासिक काल में क्या है? लिखित साक्ष्य तो मिला है, लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। इस तरह से अक्षर बच्चर बना दिए, आप पूरा लिख लेना। लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। समझ में आ गया? मतलब लिपि तो मिली है लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी, क्योंकि उन्होंने क्या किया? कुछ आकृतियां बना दी हैं। क्या बना दी हैं? आकृतियां। तो अब आकृतियों को पढ़े कैसे? समझ में नहीं आ रहा। अब ये जो ऐसा काल मिला, इसे कहते हैं हड़प्पा काल। क्या कहते हैं? हड़प्पा काल। एक और है इसी में, आद ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से जिया कि वह ही इतिहास बन गया। यह है वैदिक काल। आर्यों ने अपने जीवन शैली को इस तरह से जिया था। तो कह सकते हैं कि लिखित साक्ष्य नहीं, लेकिन आर्यों ने अपने जीवन को ऐसे जिया। आर्यों ने अपने जीवन को ऐसे जिया कि उनके बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। लिखित साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन आर्यों ने अपने जीवन को ऐसे जिया कि उनके बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। यह कौन सा काल है? वैदिक काल। तो आप लोग पूछ रहे हो, समझ सकते हो कि सर आप कह रहे हो कि वैदिक काल है, तो वेद क्या है? वेद तो लिखे हुए हैं। ये कब लिखे गए? जो वेद हैं, क्या है? वेद हैं वो बुद्ध काल में। कब लिखे गए? बुद्ध काल, मतलब 600 बीसी। बीसी का मतलब समझा चुका हूं आपको। 600 बीसी में, ईसा पूर्व। उससे पहले ज्ञान क्या था? श्रुतियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? श्रुतियों के माध्यम से। श्रुतियों के माध्यम से अगली पीढ़ी तक पहुंचता था। उससे पहले क्या था? केवल लोग सुनकर, जैसे मैं गुरु हूं, मैं आपको कोई चीज लिखाऊं नहीं, क्या करूं? केवल ज्ञान को सुनाऊं। और आप ऐसे सुनो जैसे विवेकानंद अपने गुरु को सुनते थे। मैंने आपको बताया था कि विवेकानंद जब अपने गुरु के सामने बैठे थे तो उन्होंने कहा ये फेंक गया, तो उन्होंने उसे पी लिया। समझ में आ गया? ऐसे सुनो आप ज्ञान को, तो क्या होगा? वो अगली पीढ़ी पहुंच जाएगा। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जो पढ़ाता हूं वो घर तक नहीं पहुंचता। तो गेट के बाहर निकले, जो आपका आपको अर्पण, हमारा कुछ नहीं है। तो वेद बुद्ध काल में 600 बीसी में श्रुतियों के माध्यम से अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। ठीक है? अगला क्या है? खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था का विकास। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था का विकास, इसे क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण कालीन। ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण का मतलब समझते हो? इस समय तावा और पत्थर को मिलाकर, किसको मिलाकर? तावा और पत्थर को मिलाकर क्या बनाए गए? औजार बनाए गए। क्या बनाए गए? खाना कैसे बना लेगी? पत्थरों कैसे खा लेगी? ईंटें खाती है। अरे सर उसने खाद लिखा, खाद उत्पाद अर्थव्यवस्था। ताम्र पाषाण काल में क्या हुआ? तावे और पत्थर को मिलाकर कुछ औजार बनाए गए जो पत्थर से अच्छे थे, हल्के थे और तेज धार थे और गति अधिक थी उनकी, मतलब आराम से शिकार कर सकते थे। तो ये आद ऐतिहासिक काल हो गया। इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। इसकी शुरुआत मानी जाती है 600 बीसी से, अर्थात बुद्ध काल से। अर्थात बुद्ध
काल से शुरू, कब से माना जाता है? बुद्ध काल से शुरुआत मानी जाती है ऐतिहासिक काल की। अब ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो देखिए, आज हमने इतिहास के कुछ पहलुओं को समझा कि इतिहास क्या होता है। भारतीय इतिहास कोई भी इतिहास किसी की भौगोलिक स्थिति से, भौगोलिक पृष्ठभूमि से किस प्रकार जुड़ा होता है। उसके बाद हमने देखा कि भारत में जो विभिन्नताएं हैं उसमें एकता किस प्रकार समाहित है। उसके बाद हमने भारतीय इतिहास का कालखंडीय विभाजन समझा। कल हम इतिहास के कुछ अन्य टॉपिकों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।